अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा एमबीसी के अंदर एक प्रोजेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल है और हम इसके अंदर कोशिश करते हैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने हैं और उस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मजीद जो भी चीज़ें आएंगी हम साथ साथ करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के ऊपर आपके पास की जितनी भी चीजें इंस्टॉल होंगी वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप ASP.NET हम ओपन करते हैं। अच्छा, पहले प्रीवियस वर्जन के अंदर ASP.NET MVC सेपरेट आता था, लेकिन इसके अंदर अब देखेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें ASP.NEट ये कोर आ रहा है, आपने कोर नहीं करना। और ASP.NEट वेब एप्लीकेशन, देखें ना, आपने इसको यूज करना है। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, पिछली वीडियो हमने डिस्कशन की थी कि जो ASP.NET है वो बेसिकली .NET फ्रेमवर्क के ऊपर होती है। तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन एक जेनेरिक है जिसके अंदर आप ASP.NET के भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आप इसके अंदर MVC का बना सकते हैं, जो भी मतलब मिक्सअप बना सकते हैं। इसको हम आगे देखते हैं। इसका नाम हमेशा जब भी एप्लीकेशन का रखते हैं तो स्टैंडर्ड वे ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखें। सपोज IT कंपनी मेरा नाम है कंपनी का, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करवाता है, तो हम वो भी साथ साथ देखेंगे। लेकिन यह है कि हमेशा प्रोजेक्ट का नाम इतना शॉर्ट ना रखें, क्योंकि जब मल्टीपल आप प्रोजेक्ट सेम जगह पे डिप्लॉय करने जाते हैं तो उनकी डीटेल्स जो है ना आपस में हमने यूज करनी पड़ जाती है, तब हमें बहुत इशू आते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये परसेप्ट करें कि कब भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है तो आप अपने कंपनी का नाम लिखें, डॉट अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखें, डॉट प्रोजेक्ट का नाम लिखें। तो फिलहाल हम सपोज करते हैं कि हमारी कंपनी का नाम IT कंपनी है और प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया, तो हमने उसका नाम उसी के मुताबिक रख लिया। .NET फ्रेमवर्क जो है ना लेटेस्ट हमारे पास ये मल्टीपल इंस्टॉल हुआ है, लेकिन 4.7 फिलहाल हम आप इसको इस्तेमाल करना सीखें। इस पे बाद डिस्कशन करेंगे कि क्या डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल आप जो भी सिलेक्शन आता है, आप जो करंटली हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमें कोई .NET फ्रेमवर्क की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप कुछ भी आप रख सकते हैं। इसको हम क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने के ऊपर डिफरेंट उसने टेम्पलेट दिए हैं आपको कि एम्प्टी टेम्पलेट उठाना चाहते हैं, वेब फॉर्म्स वाला उठाना चाहते हैं, MVC वाला उठाना चाहते हैं, MVC वेब API वाला उठाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना टेम्पलेट्स हैं बने बनाए जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वेब फॉर्म्स करेंगे तो सिर्फ वेब फॉर्म्स आएगा, MVC करेंगे तो सिर्फ MVC आएगा, वेब API करेंगे तो MVC और वेब API आएगा। लेकिन हम एम्प्टी उठाते हैं और MVC और वेब API सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। HTTPS को हम फिलहाल निकाल लेते हैं। फिलहाल हमें बाकी चीजों को पॉइंट्स को फिलहाल छोड़ दें, आप एम्प्टी एप्लीकेशन सेलेक्ट करें क्योंकि हम इसमें खुद से फोल्डर क्रिएट करेंगे। इनके अंदर आपको बने बनाए कुछ चीजें मिलेंगी जिनको समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट से स्क्रैच से करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम एम्प्टी एप्लीकेशन, एम्प्टी प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएटिंग ASP.NET एप्लीकेशन, द टेम्पलेट डज नॉट हैव एनी कंटेंट्स, इसमें कोई कंटेंट नहीं होता। तो स्ट्रक्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो MVC और वेब API करना चाहते हैं, वेब फॉर्म्स हम यूज नहीं करेंगे। वेब API क्या होती है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन MVC स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया ताकि इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके चले। तो मैं क्रिएट करने लगा हूं। ठीक हो गया, अब ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्रिएट कर रहा है। इसके स्ट्रक्चर जो बनेगा ना ASP.NET का ना, अभी ओपन होता है तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखे ना ये, अच्छा, ये सबसे पहले एक टॉप पे क्या आ रहा है, ये सोल्यूशन आ रहा है आपके। हर ASP.NET प्रोजेक्ट के अंदर एक सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब फिलहाल हमारे पास एक वेब का प्रोजेक्ट है, इसके साथ हम एक और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जिसको हम लेटरली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कब हमें जरूरत पड़ती है और प्रोजेक्ट बनाने की। जब अच्छा आर्किटेक्चर हम किसी एप्लीकेशन का डिजाइन करते हैं तो हमें हर चीज सेपरेट रखनी होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, इस वजह से मल्टीपल प्रोजेक्ट उसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को वेब प्रोजेक्ट कहते हैं और इस वेब प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। ऐप डेटा देखें, फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। ऐप डेटा के अंदर हम बेसिकली आपकी जो कुछ ऐसी फाइलें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट को सेव करके रख दिया किसी जगह पे और दोबारा इसको यूज करके ओपन करके चलाना है, तो इसके अंदर हम वो वाली चीजें रखती हैं जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड में भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल डेटाबेस की जो फाइलें होती हैं या कुछ XML की फाइलें होती हैं, इसको इग्नोर करते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट इस फोल्डर से लिंक कोई काम नहीं करता, मतलब कुछ भी यहाँ से नहीं उठाता। बेसिकली हम टेम्परेरी फाइल लगती हैं ताकि हमारी इधर उधर ना हो जाए, जिनको बाद में हमने इस्तेमाल करना होता है तो यहीं से इस्तेमाल ओपन करके रीस्टोर कराते हैं SQL के अंदर को और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐप का फोल्डर है ऐप डेटा का। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा फोल्डर है ऐप स्टार्ट का।
इसके ओपन करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती हैं। अभी तक हम बेसिकली हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए एमवीसी सेलेक्ट किया था और वेब एपीआई सेलेक्ट किया था। तो इस वजह से आपके पास राउट कॉन्फ़िग आ रही है जो कि एमवीसी की बाय डिफॉल्ट फाइल होती है और वेब एपीआई की सेटिंग्स इसके अंदर होती हैं। तो इसमें मजीद कॉन्फ़िगरेशन की भी फाइल आप ऐड करते जाते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन रखाएंगे तो इसके अंदर रखाएंगे ऐप स्टार्ट। ऐप स्टार्ट का मतलब है जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। इनको वन बाय हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, लेकिन फिलहाल फोल्डर लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। कंट्रोलर, एमवीसी पढ़ी हमने, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसमें कंट्रोलर आते हैं, इसमें मॉडल्स आते हैं, इसमें व्यूज आते हैं। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। उसके बाद आपके पास ग्लोबल डॉट एएसएक्स का आ रहा है, ठीक है ना। अब ग्लोबल एएसएक्स में क्या आ रहा है, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन लेवल की सेटिंग्स रखते हैं, ठीक है ना। आपकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही है, देखें एप्लीकेशन स्टार्ट करने के ऊपर ये कुछ ना कुछ फंक्शंस या क्लासेस के मेथड्स को चला रहा है। इसी तरह हम कहते हैं कि एप्लीकेशन स्टॉप हो तो ये काम करे, ये एप्लीकेशन के ऊपर एरर आए तो वो काम करे। तो इसका मतलब है पूरी एप्लीकेशन जो जेनेरिक आप फंक्शनलिटी लिखते हैं, जनरली कंट्रोल चीजों को करना चाहते हैं, तो वो आप ग्लोबल डॉट एएसएक्स के अंदर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस लेवल पे आपको इसको भी सिर्फ आप एक अंडरस्टैंडिंग लें कि होती क्या है। इसको हम जब डिटेल में आगे आएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा क्या करना है। पैकेज डॉट कॉन्फ़िग के अंदर कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुए हुए हैं। एमवीसी हम यूज कर रहे हैं तो उसने खुद पैकेज बताया कि 5.27 वर्जन इसका इस्तेमाल हुआ हुआ है। इसी तरह रेजर वेब एपीआई, कुछ वेब एपीआई के अगर वेब एपीआई सिलेक्ट ना करें तो उसके पैकेज ना इंक्लूड होते, एमवीसी वाले सिर्फ इंक्लूड होते। तो आप मजीद जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है, मजीद जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसके अंदर मजीद पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। वेब डॉट कॉन्फ़िग बेसिकली आपकी एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है इसको, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे रखते हैं कि इसने किस डीबी से कहाँ पे कनेक्ट करना है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका पाथ क्या है, डीबी का नाम क्या है। तो इस किस्म की चीजें, या किस प्रोजेक्ट ने किसी और प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, या प्रोजेक्ट के अंदर कुछ हमें चीजें चाहिए जो कि फिक्स चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो वो भी हम वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर रखवाते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मजीद फोल्डर भी होते हैं जो कि जब हम बिल्ट इन प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें कंटेंट होता है, या फिर आप स्क्रिप्ट का बनाते हैं जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट की फाइल रखाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल रखाते हैं, सीएसएस की फाइल सेपरेट रखते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एसेट्स का फोल्डर बना लें और उसके अंदर अलग अलग सीएसएस की फाइलें रखें और जावास्क्रिप्ट के रखें। ये आप पे आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं जरूरत, इस वजह से हम उस पर नहीं जा रहे। तो फिलहाल हमने जो डिस्कशन की, हमने सोल्यूशन की बात की है, प्रोजेक्ट की बात की है, ऐप स्टार्ट की बात की है जिसमें स्टार्ट के मेथड्स चलते हैं, फिर उसके बाद हमने मॉडल कंट्रोलर व्यू की बात की है, यहाँ पे मॉडल कंट्रोलर व्यूज आते हैं। ग्लोबल एक्सेस के अंदर पूरे प्रोजेक्ट की ग्लोबल चीजें पड़ी होती हैं। पैकेज डॉट कॉन्फ़िग के अंदर जो भी पैकेज हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वेब एमवीसी का फलां फलां, वो आप करेंगे। वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर किसी डीबी से कनेक्ट करना है, जब करेंगे तो आपको इस्तेमाल पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम नहीं करें तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक नया कंट्रोलर बनाते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आती है जब भी, मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी ब्राउजर से पहली रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो वो हमेशा कंट्रोलर के पास जाती है। तो कंट्रोलर एक बनाते हैं हम, होम कंट्रोलर बनाते हैं। इसमें MVC5 एम्प्टी कंट्रोलर आप फिलहाल सेलेक्ट करें। बाकी जो जैसे जैसे साथ साथ चीजें आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा आपको। तो मैं बनाना चाह रहा हूँ होम कंट्रोलर। कंट्रोलर के लफ्ज को रिमूव नहीं करना आपने, ये एज इट इज रखें फिलहाल। बताऊंगा क्या वजह है, लेकिन आपने फिलहाल होम कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रोलर्स ये देखें, बेसिकली आपके पास देखें यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया, होम कंट्रोलर जिसका नाम है। ठीक हो गया। अब इस कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट मेथड्स होंगे, आपको मेथड्स का पता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसकी भी कुछ वीडियोस में सेपरेट बनाऊंगा, लेकिन ऊप लाजमी आनी चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपको मुश्किल होगा एमवीसी सीखना। ठीक हो गया। मैं मेथड रिमूव कर दिया। अब बेसिकली देखें तो ये इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये नेम स्पेस क्या होती है। फिलहाल आप नेम स्पेस वही है जो आपने इस प्रोजेक्ट का नाम आईटी कंपनी डॉट फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने रखा था, हमने कहा कंपनी का नाम होगा, फिर प्रोजेक्ट का नाम होगा। अब इसमें देखें जो भी फोल्डर है कंट्रोलर्स है, तो इसमें कंट्रोलर्स आ रहा है। किसी और जगह आप कोई और चीज बनाएंगे तो उसमें यही आएगा, आईटी कंपनी फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर कोई फाइल बनाती है तो ऐप स्टार्ट साथ आ जाएगा, तो इसी तरह डॉट डॉट लगता आएगा, नेम स्पेस होती है। इस पे हम अलग डिस्कशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, बेसिकली कंट्रोलर एक क्लास है, पब्लिक क्लास कंट्रोलर, होम कंट्रोलर। सिर्फ कंट्रोलर का कीवर्ड लगा हुआ है, बाकी सिंपल है क्लास जो आपने बनाई हुई है, और ये इनहेरिट कर रही है कंट्रोलर से। अब इसका मतलब ये कुछ ऐसे फीचर जो कंट्रोलर वाले ये अपने अंदर ला रही है, जिसकी वजह से हम इस क्लास को कंट्रोलर क्लास कह रहे हैं। ठीक हो गया। ये आम सी चीज है। अब इसके अंदर क्लास के अंदर आपको पता है डिफरेंट मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं। हम लिखते हैं पब्लिक, पब्लिक ताकि एक्सेस हो जाए बाहर से, इंट लिखता हूं, और गेट
आईडी, फॉर एग्जांपल एक मेथड का नाम बनाया मैंने, ठीक हो गया। अब इस मेथड के अंदर मैं रिटर्न करवाता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 रिटर्न करवा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक पब्लिक मेथड बनाता हूं मैं, स्ट्रिंग इंडेक्स। और इंडेक्स क्यों बनाया मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं रिटर्न करवाता हूं अली, अली रिटर्न करवाता हूं, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं एक मेथड बनाता हूं पब्लिक, कितने भी मेथड जितने मर्जी आप बना लें क्लास के अंदर, क्लास के अंदर जितने मर्जी मेथड बना दें। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल गेट नेम में बनाता हूं, और मैं रिटर्न बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करवा लेता हूँ नेम बेसिकली जब अली, और यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने एक होम कंट्रोलर बनाया, ये होम की क्लास बनाई है जिसके साथ कंट्रोलर लगा हुआ है, इनहेरिट कर रही है कंट्रोलर से। और बेसिकली इसके अंदर 3 मेथड बनाए हैं, गेट इंडेक्स, गेट आईडी और गेट नेम का। अब इसको हम रन करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं जो कि ब्राउजर में ओपन होगा आपका। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली आपका यूआरएल लोकल होस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी आप लोकली चला रहे हैं एप्लीकेशन वो लोकल होस्ट में ओपन होगी। और ये इसकी पोर्ट होती है 5156, जो भी आपके पास डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अब बेसिकली देखें कि जैसे मैंने प्रोजेक्ट रन किया है तो हेलो वर्ल्ड आया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेलो वर्ल्ड क्यों आया है हमारे पास, गेट आईडी या गेट नेम वाले मेथड पे क्यों नहीं गया, या इंडेक्स मेथड पे क्यों गया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि सपोज करते हैं कि आपने जब ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो इसके नीचे स्लैश लगाएंगे तो आप कंट्रोलर का नाम लिखेंगे, तो हमारे पास अभी तक एक कंट्रोलर है जो कि होम कंट्रोलर है। तो मैं यहाँ पे होम लिखता हूँ, स्लैश आपने मेथड का नाम लिखना है। आपके पास 3 मेथड है, इंडेक्स, गेट आईडी और गेट नेम। सपोज मैं लिखता हूँ गेट आईडी, ऑब्वियसली कंट्रोलर क्लास का नेम स्लैश मेथड का नेम, तो मैं लिखता हूँ गेट नेम। अब देखें गेट नेम मैंने कॉल किया है तो इसने अली रिटर्न कर दिया, ये मेथड। अब इसका मतलब है कि जब भी आपने किसी कंट्रोलर के मेथड को कॉल करना है तो आप कंट्रोलर का नेम लिखना है, प्रोजेक्ट का नेम, उसकी पोर्ट, स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश मेथड नेम। अब गेट नेम लिखा है, मैं गेट आईडी लिखता हूं। ठीक हो गया। अब मैंने गेट आईडी लिखा तो उसने आईडी रिटर्न कर लिया। अब होम के स्लैश में इंडेक्स कॉल करता हूं, इंडेक्स लिखा तो बेसिकली इसने हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये पैदा होती है कि जब फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट चला था तो उसमें इंडेक्स क्यों आया था, हालांकि होम स्लैश इंडेक्स नहीं था। अब देखें ना, मैं यहाँ से होम स्लैश इंडेक्स हटाता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो देखें होम डैश इंडेक्स पे जा रहा है। तो कैसे पता चलता है कि इसने इस मेथड पे जाना है। तो ये चीज डिफाइन होती है आपकी ऐप स्टार्ट के अंदर। मैंने आपको कहा था ना कि जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो बेसिकली ऐप स्टार्ट में जा रहा था, तो इसमें राउट आ रहा है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे शो हो रहा है इसको हम राउट कहते हैं। ठीक है ना, यूआरएल तो है, यूआरएल के अंदर पाथ जो होता है वो राउट होता है बेसिकली। अच्छा, इसको मैं ओपन करता हूँ route डॉट कन्फिग। अब वो कहता है कि ये जो डिफॉल्ट राउट है कि अगर आप कोई भी पाथ नहीं लिखते यूआरएल के अंदर कंट्रोलर एक्शन का, तो वो खुद ब खुद इस जगह पे आएगा, होम कंट्रोलर पे इंडेक्स मेथड पे जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है जब भी प्रोजेक्ट रन होगा वो कहां जाएगा, होम कंट्रोलर पे और इंडेक्स पे। सपोज करते हैं हमने होम कंट्रोलर ना बनाया होता तो इसने वहां पे एरर रिटर्न करना था, तो होम कंट्रोलर है ही नहीं। लेकिन मैंने खुद जानबूझ के होम कंट्रोलर के नाम से बनाया ताकि ये इसको चलाए। इसके साथ हम बात करते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर लिखेंगे जब भी यूआरएल के अंदर। आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इसको एज इट इज रहने दें, कि हम कहते हैं कि जब भी पोर्ट के बाद आप लिखेंगे तो वो कंट्रोलर होगा। यहाँ पे उसको खुद पता चल जाएगा कि ये पहली स्लैश के बाद ये कंट्रोलर का नाम लिख रहा है, दूसरे के ऊपर मेथड या एक्शन का नाम लिखे जो कि इंडेक्स था, और थर्ड के ऊपर हम भेज सकते हैं कोई चीज भेज सकते हैं। इसको हम बाद में देखते हैं कि कैसे जाता है, वो आईडी जा सकता है, कोई ना कोई पैरामीटर जा सकता है। तो बेसिकली ये ऑप्शनल है थर्ड पैरामीटर, लेकिन होम और इंडेक्स लाजमी होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे होम और इंडेक्स दे रहे हैं। सपोज करते हैं मैं होम सिंपल लिखता हूं तो फिलहाल ये खुद ब खुद जो डिफॉल्ट राउट है वो उठा रहा है, लेकिन आप जब इसका होम नहीं होगा तब आपको इशू आ सकता है। तो हम ये कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि कंट्रोलर लाजमी है और एक्शन भी लाजमी है, और ये आईडी जो है ना स्लैश वाला, ये ऑप्शनल है। हम कहते हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट चले तो हमारा गेट नेम वाला मेथड कॉल हो, तो हम क्या करते हैं, राउट के अंदर आके इंडेक्स की जगह पे गेट नेम कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको रन करते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये कि जैसे ही प्रोजेक्ट रन हुआ है तो उसने होम स्लैश गेट नेम पे मेथड को कॉल किया, होम कंट्रोलर के गेट नेम मेथड को कॉल किया जिसमें उसने
अली रिटर्न करवाया। तो इसका मतलब है सपोज करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं, 5-10 कंट्रोलर पड़े हैं और उनके अंदर हर कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं और आपने फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट चलाना है तो आप बताएंगे कि मैंने कौन सा कंट्रोलर का कौन सा मेथड फर्स्ट टाइम चलाना है। ठीक हो गया? उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने क्या किया है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट में हमने किया किया है तो हम बताना चाहता हूं कि सपोज करते हैं कि ये यूजर था, ये आपका कंट्रोलर है और आपने रिक्वेस्ट की है कंट्रोलर को और ठीक है, और कंट्रोलर ने आपको रिस्पांस दिया है। ठीक हो गया? ये रिक्वेस्ट गई, ये यूजर है, ठीक हो गया, इसने कंट्रोलर को रिक्वेस्ट की और कंट्रोलर ने वापस रिटर्न कर दी। इसमें ना मॉडल इन्वॉल्व हुआ है ना ही व्यू इन्वॉल्व हुआ है, तो ये बेसिकली आपका कंट्रोलर है। ठीक हो गया? यूजर ने ब्राउजर के थ्रू कंट्रोलर को रिक्वेस्ट की, कंट्रोलर ने मेथड से डेटा वापस कर दिया। अब कोई भी चीज, अब देखें ना यहाँ पे इंट है तो मैं इंट रिटर्न करवा रहा हूँ, स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ, इसी तरह आप ट्रू फॉल्स रिटर्न करवा सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप है आप रिटर्न करवा सकते हैं। फिलहाल हमने क्या किया है, अभी जो लर्न किया है, कंट्रोलर बनाना सीखा है, उसके अंदर एक्शन या मेथड बनाना सीखा है और उस एक्शन और मेथड को कॉल करके हमने कोई स्ट्रिंग रिटर्न करवाई है या कोई नंबर रिटर्न करवाया है। तो बेसिकली असल में तो हमने व्यू रिटर्न करवाना होता है। तो अब हम इसके अंदर एक ऐसा मेथड बनाना चाह रहे हैं जो कि हम एक व्यू रिटर्न करवाएं। ठीक हो गया? व्यू क्या होता है कि एचटीएमएल होती है जो कि ब्राउजर में शो होती है। अब जाहिर सी बात है ब्राउजर के अंदर आप एचटीएमएल शो कराएंगे, लॉगिन का पेज शो कराएंगे, इस तरह की एचटीएमएल रिटर्न करवाएंगे, लेकिन 1 2 3 तो रिटर्न नहीं करवाएंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब मैं एक मेथड बनाता हूं पब्लिक, इसमें मैं एक्शन रिजल्ट लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं इस पे हम अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये परसेप्ट करें कि HTML रिटर्न करवाने के लिए या व्यू रिटर्न कराने के लिए हमें एक्शन रिजल्ट लिखना पड़ता है। फिलहाल आप इसको परसेप्ट कर लें। तो मैं इसका नाम कोई भी रख सकता हूँ, गेट व्यू मैं उसका नाम ले लेता हूँ और मैं इसके अंदर रिटर्न करवाता हूँ व्यू। देखिए खुद बहुत सजेस्ट भी कर रहा है और मैंने व्यू रिटर्न करा दिया। अब बेसिकली व्यू है कहां? फिलहाल तो व्यू कोई नहीं है, तो इस पे राइट क्लिक करें। अब ये व्यू का फोल्डर है जो कि फिलहाल होम, देखें ना व्यू के अंदर हर कंट्रोलर का सेपरेट फोल्डर होगा। इसमें हमने होम कंट्रोलर बनाया तो होम का फोल्डर आ रहा है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट कंट्रोलर बनाऊंगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का फोल्डर आ जाएगा। लेकिन होम कंट्रोलर तो बनाया है लेकिन हमारे पास अभी तक कोई व्यू नहीं पड़ा हुआ, मॉडल को तो फिलहाल छोड़ देना। तो व्यू के अंदर अभी कोई व्यू नहीं है, तो यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ऐड व्यू, जिसका नाम मैं लिखता हूं गेट व्यू। सेम नेम देता हूं मैं, क्या देता हूं? गेट व्यू, और इसको ऐड कर लें। अब एक छोटा सा बेसिकली आपके पास एक पेज बन गया है, इसमें आप HTML लिख लेते हैं। ठीक हो गया? यहां पे देखें तो होम कंट्रोलर के अंदर एक गेट व्यू का मेथड मैंने बनाया है। आप किसी भी नेम से मेथड बना सकते हैं, तो कोशिश ये करें कि जो भी मेथड का नाम है वही आप व्यू का नाम लिखें। ठीक हो गया? अगर नहीं रखते तो इसके बारे में बताता हूं आपको। अब इसकी एक्सटेंशन देखें, बाकी ये CSR है सबके साथ, C# फाइलें हैं, CS फाइल आ रहा है, लेकिन इसके साथ CS HTML आ रही है, इस व्यू के साथ CS HTML आ रही है। इसका ये मतलब है कि आप इसमें HTML का भी कोड लिख सकते हैं और C# का भी कोड लिख सकते हैं। तो CS HTML एक ऐसी अच्छी फाइल है जिसके अंदर हम C# और HTML का मिक्सचर कोड लिख लेते हैं। इतना बेनिफिट आपको दिया हुआ उसने। ठीक हो गया? अब इसके अंदर H2 के अंदर गेट व्यू लिखा हुआ है, तो मैं इसके नाम लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वेबसाइट लिख लेता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना? HTML के अंदर, और इसको सेव कर देते हैं और फॉर एग्जांपल व्यू को क्लोज कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे गेट व्यू के अंदर गो टू व्यू करता हूँ, गो टू व्यू, तो ये देखें उसी फाइल के ऊपर गया। क्यों? क्योंकि गेट व्यू का नाम बिल्कुल सेम है। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे एक, फिलहाल इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखिए गेट नेम कॉल होगा क्योंकि route.config के अंदर बाय डिफॉल्ट हमने दिया था कि ये वाला कॉल होना चाहिए, लेकिन हमारा कंट्रोलर होम है। स्लैश गेट व्यू का मेथड कॉल करें आप, इसमें HTML हमने लिखी हुई सिंपल सी। ठीक हो गया? अब गेट व्यू के अंदर देखिए फर्स्ट वेबसाइट है, बाकी चीजें क्यों आ रही हैं इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हमारे जो HTML थी वो शो हो गई फर्स्ट वेबसाइट। इसको हम ओपन करते हैं और इसमें लिखता हूं मैं H1 माय फर्स्ट पेज। इसको सेव करें और दोबारा आके इस ब्राउजर को रिफ्रेश कर लें।
ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये HTML शो होना शुरू हो गई है। कैसे शो हुई है? जब आपने लिखा है कंट्रोलर स्लैश मेथड, तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट गई, उसने आपको कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट गई और कंट्रोलर ने एक व्यू की रिक्वेस्ट कॉल की। एक सिंपल सा HTML का व्यू है, व्यू का फोल्डर है, तो इसने कंट्रोलर ने व्यू को रिक्वेस्ट की और व्यू ने वापसी आपको एक रिटर्न करवाया पेज। क्या नाम था उस पेज का? जो कि आपको नजर आ रहा था यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। इसके अंदर उसने रिटर्न व्यू करवाया, तो बेसिकली जो भी इसके नाम से मैथड पड़ा होगा वही व्यू रिटर्न करा देगा। इसमें अभी कोई पैरामीटर नहीं दिया, इस वजह से वो खुद ब खुद इस नाम से जो भी व्यू पड़ा होगा उस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर वो रिटर्न करवा देगा। अब सपोज करते हैं कि मैं एक और व्यू बनाता हूं, एड व्यू, इसका नाम मैं रखता हूं टेस्ट व्यू, सपोज टेस्ट व्यू, और ऐड कर लेते हैं। अब ये टेस्ट व्यू है, ठीक है ना। अब टेस्ट व्यू के अंदर ये नाम आ गया टेस्ट व्यू, और फिलहाल इस डिटेल को छोड़ दें, टेस्ट व्यू उसमें हमने रखवा दिया। अब मैं कंट्रोलर पे आता हूं। अब ये रिटर्न कौन सा व्यू करवाएगा? ये तो हमेशा गेट व्यू ही रिटर्न करवाएगा जो उस फोल्डर में पड़ा है। मैं कहता हूं कि कॉल गेट व्यू मेथड हो लेकिन रिटर्न टेस्ट व्यू हो, तो आप इसके अंदर क्या लिख लेते हैं? टेस्ट व्यू, कि आपने टेस्ट व्यू रिटर्न करवाना है, ना कि आपने गेट व्यू रिटर्न करवाना है। सपोज इसको आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने टेस्ट व्यू और गेट व्यू कोई भी रख सकते हैं। तो इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को, तो मैं इधर स्लैश लगाता हूं, होम स्लैश गेट व्यू कॉल करता हूं। तो जैसे ही गेट व्यू कॉल करेंगे तो बेसिकली वो टेस्ट व्यू कॉल होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सेम नाम लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट में ये नाम देने की जरूरत नहीं होगी कि आप कौन सा व्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने एक्सप्लिसिटली करवाना है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी हमने जब बात की है कि हमने नाम क्यों लिखे हैं, जब भी हमने गेट व्यू कॉल करना है उसी नेम से मेथड पढ़ना होगा तो रिटर्न हो। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं जब 1 भेजूं तो ये वाला व्यू आए, 2 भेजूं तो फलां व्यू आए, 3 भेजूं तो फलां व्यू आए। तो इस किस्म की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो आप यूजर से पूछना चाहते हैं कि आपने टेस्ट व्यू रिटर्न करवाना है या फिर गेट व्यू रिटर्न करवाना है। तो हमने राउट डॉट कन्फिग के अंदर देखा था कि आईडी आपके पास ऑप्शनल थी, आप एज अ पैरामीटर वहां से भेज सकते हैं कंट्रोलर के साथ। तो मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, सपोज करते हैं मैं इंट आईडी का एक पैरामीटर बना लेता हूँ। ठीक हो गया ना। ये आम सा मेथड है जो कि पब्लिक है, कुछ एक्शन रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है जो व्यू के लिए होती है, उसका नाम है और एक आईडी रिसीव कर रहा हूँ। अब सपोज करते हैं कि मैं कहता हूँ इफ आईडी इक्वल इक्वल टू 0 है तो फलां चीज रिटर्न करवा दें, और एल्स के केस में हम क्या करते हैं, दूसरा व्यू रिटर्न करवा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको उठाता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई नाम लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल व्यू रिटर्न करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गेट व्यू ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट व्यू। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आईडी के अंदर जब 1 आएगा तो ये गेट व्यू रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो टेस्ट व्यू रिटर्न करवाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ। अब सपोज करते हैं कि मैंने स्लैश अब देखिए, सपोज करते हैं मैं गेट व्यू कॉल करता हूं विदाउट पैरामीटर के, तो देखें क्या होता है। अब इसने क्रैश कर दिया, ये एरर दे दिए। उसकी वजह ये है कि ये ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, मैंडेटरी पैरामीटर है, आपको आईडी पास करना पड़ेगा तभी गेट व्यू कॉल होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके स्लैश 1 करता हूं और फिर इसको भेजता हूं। अब देखें, जब तक उसको रिक्वायर्ड फ्लो नहीं मिला, राउट कन्फिग में तो ऑप्शनल था, लेकिन अब जब यहाँ पे मेंशन किया तो ये मैंडेटरी हो गया। तो इस वजह से आप जब आपने यूआरएल लिखना है, आपने लिखना है कंट्रोलर का नाम स्लैश मेथड का नाम और स्लैश आईडी। ठीक हो गया। अब आईडी में 1 आया, हमने कहा था 1 है तो गेट व्यू रिटर्न करना है, तो हम रिटर्न करवाया। अब देखिए गेट व्यू रिटर्न हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 के अलावा कोई भी नंबर भेजेंगे तो यहाँ पे 2 आया, तो ऑब्वियसली ये वाला व्यू रिटर्न होगा। इसको मैं रिटर्न कराता हूँ, तो अब देखें टेस्ट व्यू रिटर्न हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा ये है कि आप हो सकता है कि किसी जगह पे कंडीशनली व्यू रिटर्न करवा रहे हो, तो आप व्यू के अंदर नाम लिखेंगे तो वही रिटर्न कराएगा। अगर आप व्यू के अंदर नाम नहीं लिखते तो इसी नाम से जो व्यू पड़ा होगा इस फोल्डर के अंदर वही रिटर्न होगा। अगर आपका व्यू के अंदर कुछ नहीं लिखा, सपोज करते हैं, और गेट व्यू के नाम से भी इधर नहीं पड़ा, फिर आपको एरर देगा कि भाई ये आप जो व्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं गेट व्यू का, तो ये तो है ही नहीं। ठीक हो गया। तो अभी मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ,
आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा साथ साथ में इसको अभी हमने क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट नया बनाया है एमवीसी का, ASP.NET वेब का प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर एमवीसी और वेब एपीआई इंक्लूड कराई है। नंबर एक प्रोजेक्ट बना है तो हमने बताया कि एक सोल्यूशन होता है और एक प्रोजेक्ट होता है। इसके अलावा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि आर्किटेक्चर पर डिपेंड करते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपने बताया कि ऐप डेटा के अंदर टेम्परेरी डेटा या फाइल्स या एमडीएफ या डीबी की फाइल्स पड़ी होती हैं। ऐप स्टार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा है कि राउट डॉट कन्फिग होती है, जो कि जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है रीडायरेक्ट होता है तो होम या गेट नेम के मेथड कॉल करते हैं, आप इस पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट के अंदर बेसिकली आपके पास फाइल्स पड़ी होती हैं, सीएसएस की फाइल्स होती हैं। इसी तरह स्क्रिप्ट का फोल्डर होता है जिसके अंदर सारे के सारे जेएस की फाइल होती हैं। लेकिन कंटेंट और स्क्रिप्ट को रिमूव करके आप अपनी मर्जी से भी फोल्डर बना के उसके अपनी मर्जी का स्ट्रक्चर रख सकते हैं, जिसको हम बाद में फर्दर देखेंगे। कंट्रोलर आप बना सकते हैं मल्टीपल, आपने एक कंट्रोलर बनाता है, इसके अलावा आप बनाएं और उसके अंदर मेथड बनाएं। हर कंट्रोलर अभी मॉडल इन्वॉल्व नहीं किया हमने। अभी एक व्यू होम का फोल्डर बनाया और होम के फोल्डर के अंदर दो मेथड बनाए हैं। और साथ में एक कंट्रोलर के अंदर आपने सिंपल से मेथड बनाया है जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग रिटर्न करवाई है, इंट रिटर्न करवाई है और साथ में एक्शन रिजल्ट के साथ एचटीएमएल रिटर्न करवाई है विद पैरामीटर। ठीक हो गया। अभी तक इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको फर्दर मूव करेंगे।